अब क्योंकि लंच हो चुका है तो अब आपको नींद से जगाने के लिए चलिए अब हमारे स्टेज पर, इस डाइस पर हम कुछ स्पीकर्स एंड हमारे मॉडरेटर को यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ। तालियों के साथ वेलकम करेंगे वंदना भारती मैम का, तालियां ज़रूर बजनी चाहिए, मिस्टर सुमित गुप्ता सर एंड मिस्टर अजय केडिया सर, और इनके साथ हमारे मॉडरेटर मृत्युंजय झा सर भी मंच पर जुड़ेंगे। दोस्तों थोड़ा बता दीजिए कि आप नींद में नहीं हैं, थोड़ा जागे हुए हैं, तालियों से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वंदना मैम से कि वो ज्वाइन करें हमें। ज़ोरदार तालियों के साथ एक बार फिर वेलकम करेंगे चीफ एनालिस्ट SMC ग्लोबल। ज़ोरदार तालियां एवरीबडी, चीफ एनालिस्ट SMC ग्लोबल। हाँ ये है, ये चालू है। हाँ ये चालू है और ये क्यू भी है यहाँ पे। हाँ आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। हाँ मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये स्लाइड आगे करना। हेलो, या इट इज़ देयर। आप इसे स्क्रीन पे शेयर कर दीजिएगा बस। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सोपा को धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे सोयाबीन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये मैं सुबह से सुन रही हूँ। बहुत सारी जानकारी मैंने खुद ही ली है। तो अब यहाँ पे हम वो पार्ट को देखेंगे जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है, और वो मार्केट को अब यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमें बता रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि सोयाबीन प्राइसेस हो या सोया ऑयल हो, काफ़ी सारा डाउनसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है, एक बियरिश फेज़ में है। तो क्या 2026 में इस मंदी से हम उभरेंगे या फिर यही मंदी यहाँ पे जारी रहेगी, ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। और ये वाला मैंने पाई चार्ट इसलिए लिया है ताकि अब जब सोयाबीन की चर्चा होती है तो यहाँ पे CPO को प्राइस आउटलुक में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि 34% ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे CPO वाला पार्ट लिया है, और मैं 5-7 मिनट्स में इसे मैं समराइज़ कर दूंगी ताकि बाकी हमारे जो मतलब डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं वो लोग यहाँ पे बोले खुद का भी वो। तो जनरली मतलब अभी हम लोग सितंबर ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर में हम लोग हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीजनैलिटी का लो रहेगा, प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड रहेगा, और क्योंकि हमें पता है कि फसल आ रही है, दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे स्ट्रेंथ आना शुरू होगा। और जो जनवरी में है, जनवरी में से लेके और मार्च तक हम यहाँ पे प्राइसेस को स्ट्रेंथ होता हुआ देखेंगे, यानी कि प्राइसेस में यहाँ पे तेज़ी आ सकती है। और अप्रैल जून आते आते ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस पीक होता हुआ दिखेगा। और इसी में आगे आपको जो प्राइस का फॉरवर्ड कर्व होता है, जैसे कि बाहर के बाज़ारों में सीबॉट हो या US की मार्केट हो, वो मार्केट आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाते हुए बताती है कि कब तक प्राइस जो है किस लाइन एंड लेंथ तक ऊपर जाएगा और कहाँ से एक डाउनसाइड आ सकता है। ये जो मैंने आपको फैक्टर्स लिए हैं ना, ये सारा इस चार्ट पे, आगे मैं सीजनैलिटी दिखा रही हूँ, इस पे आपको डिपेंड करेगा और वहाँ पे आपको ये आता हुआ दिखेगा। ये कॉमा को अवॉइड करिएगा, ये डेसिमल होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही हम यहाँ पे अक्टूबर मंथ में हैं, अक्टूबर में थोड़ा सा आपको डाउनसाइड मरेगा। इसके बाद धीरे धीरे जब पीक आता है, क्योंकि मेन जो अराइवल सीजन है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, और फिर जब पीक बनेगा तो ये फरवरी तक यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो सोयाबीन हो या सोया ऑयल हो, उसमें हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि सोया मील का मैंने पैटर्न देखा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आपको मतलब बाद में स्लाइड आएगा उसमें मैं दिखाऊँगी, क्योंकि सोया ऑयल को या सोयाबीन को सोया मील सबसे बाद में फॉलो करता है। अब ये चीज़ अभी तो काफ़ी ज़्यादा वी षणमुगम सर ने यहाँ पे बताया है कि अब काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आ रही है। US के प्राइसेस जो हैं सोयाबीन के वो गिर रहे हैं, ब्राज़ील अर्जेंटीना का यहाँ पे बढ़ रहा है। ये बात तो यहाँ पे पहले से ही हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे जो इनकम है, US के फार्मर्स का इनकम अभी गिर रहा है। बाकी ब्राज़ील अर्जेंटीना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकम उनका हायर साइड है, यानी कि सोयाबीन प्राइसेस वहाँ पे हायर साइड है। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ और यहाँ पे, इस बात को मैं क्यों यहाँ पे ला रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टैरिफ में यहाँ पे थोड़ी सी भी ढील होती है और किसी भी तरीके से अनसर्टिनिटी तो है मार्केट में, अगर चाइना यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट करना US से शुरू करता है, जो कि फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, तो ये जो आपको डिफरेंस है प्राइस में, ये कम होता हुआ नज़र आ सकता है।
ये इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी बहुत डिटेल में, क्योंकि स्टॉक टू यूज़ रेशियो है, बस ये मैं आपको बताना चाहूँगी। लगभग ये 10% होता है, सुमित सर बताएंगे बढ़िया, वहाँ पे 10% होता है, लेकिन अभी ये 6.5% के करीब है। यानी कि जो हमारे पास सोयाबीन का स्टॉक है ऑन एन एवरेज से अभी कम है। जब भी स्टॉक टू यूज़ रेशियो कम होता है तो प्राइसेस हायर साइड जाता है। एक यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर हमें मिल रहा है आगे प्राइस राइज के लिए। फिर यहाँ पे अगर देखे जाए तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा मैंने लिया था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बात हुई है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना का एक्सपोर्ट बढ़ा है, यूएस का यहाँ पे घटा है, और प्राइसेस जो है ब्राज़ील अर्जेंटीना का हायर साइड है, यूएस का यहाँ पे लोअर साइड है। बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, कितना लोअर साइड है, इतना लोअर साइड है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ उससे नीचे वहाँ के किसान अभी सोयाबीन को बेच रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं है। सरकार पे दबाव है कि टैरिफ को खासकर इस क्षेत्र में कुछ करें यहाँ पे। ये मैं अवॉइड करूँगी। और ये चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पूरी दुनिया के पास टूल है, उनके पास CME है जहाँ पे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। चाइना में आपको डालियन एक्सचेंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ी है, और तब बढ़ी है जबकि चाइना में अपना ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता नहीं है, वो इंपोर्टर है। जनरली क्या होता है ना कि डेरिवेटिव एक्सचेंज में जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका वो होता है, जैसे कि मलेशिया में आपको पॉम ऑयल होता है तो BMD में पॉम ऑयल ट्रेड होता है। चाइना में सोयाबीन इंपोर्ट करता है, फिर भी चाइना का सोयाबीन मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विड है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रहना बहुत ज़रूरी है, हमारा अपना इंडिकेटर होना चाहिए जो हमें प्राइस ट्रेंड के बारे में आने वाले समय में बताए, जैसे कि ये एक्सचेंज आपको आगे बताएंगे। ये मैंने टैरिफ पे लिया था लेकिन मैं इसको आगे करना चाहूँगी। सोयाबीन का फंडामेंटल्स अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको मैं अभी इग्नोर करूँगी। बस ये एक चीज़ है, इसे बोलते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट बोलते हैं, यानी कि बाहर के एक्सचेंज में कितने लोग शॉर्ट में बैठे हैं, कितने लोग लॉन्ग में बैठे हैं, यानी कि बाय कितनों ने किया है और शॉर्ट कितनों ने किया है। फिलहाल जो स्थिति है, जैसे यहाँ पे हार्वेस्ट आने का रहता है, आपको भी पता है प्राइस डाउनसाइड जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ज़्यादा लोग बैठे हैं, और किस में, सोयाबीन में, सोया मील में और सोया ऑयल, तीनों में। लेकिन अभी ये चीज़ देखने की बहुत अच्छी बात है क्योंकि सोयाबीन में पहले जितने लोग शॉर्ट में थे यानी कि सेलिंग साइड थे, अब वो पोजीशन कट रही है और वो लॉन्ग पोजीशन को भी क्रिएट कर रहे हैं। इंडिकेशन ये है कि आने वाले समय में अक्टूबर एंड हो या नवंबर ऑनवर्ड्स आपको हल्का सा जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रही कि प्राइस राइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे कम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक बेस बनना शुरू होगा। ये मैंने एक सोयाबीन का फॉरवर्ड कर्व लिया है, बस मुझे 2-3 स्लाइड्स और दिखाने हैं। ये सोयाबीन का फॉरवर्ड कर्व है। अब आप समझिए कि हमारे पास एक टूल है जो कि US को है और इसे हम इंडिया में मैं रेफ़र कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये टूल हमारे पास होना चाहिए जिससे हम इंडियन सोयाबीन प्राइसेस को यहाँ पे रेफ़र करें। बस यही मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि हम US को ना रेफ़र करें, हम सोयाबीन उगाते हैं, हमारे पास अपना टूल होना चाहिए। ये क्या है, सीबॉट में जो सोयाबीन ट्रेड होता है तो आने वाले समय में वो कितना महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। अब यहाँ पे आप प्राइस ट्रेंड देखेंगे सोयाबीन का ना, नवंबर 25 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहाँ से जुलाई 26 तक ये लगातार बढ़ रहा है और ये दिखा रहा है कि 26 में जो अभी जो कहते हैं ना दुख भरे दिन बीते रे भैया, हमारा ये थोड़ा सा डाउनसाइड जो है ये बन गया है। 26 ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो हायर साइड जाएगा। बहुत ज़्यादा बूम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, लेकिन प्राइसेस अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होगा। कहाँ तक इंडिकेशन अभी तक आ रहा है, जुलाई अगस्त तक लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएगा। थोड़ा सा आपको 2-3 महीने का स्लगिशनेस है, फिर आपको नवंबर 26 से आपको प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब नवंबर 26 से क्यों दिख रहा है, अक्टूबर के समय में फिर अराइवल आएगा, वहाँ से फिर एक डाउनसाइड लिया है क्योंकि अराइवल प्रेशर रहेगा और वहाँ से फिर एक अपसाइड है। यानी कि ओवरऑल अभी हम जहाँ खड़े हैं उससे कम से कम आपको 15-20% का जो एक राइज है वो इंटायर 26 तक हो सकता है कि आपको देखने को मिले। तो अभी जो मतलब डाउनसाइड जो एक सपोर्ट है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने सोया बीन के बारे में बताया, वैसे मैं यहाँ पे सोया ऑयल के बारे में बता रही हूँ। पैटर्न सेम है। ये अगेन फिर यहाँ पे फॉरवर्ड कर्व है। फॉरवर्ड कर्व ये होता है कि अभी जो ट्रेड हो रहा है नवंबर मंथ, आने वाला जनवरी कितने पे ट्रेड हो रहा है, तो आने वाला जनवरी जो है वो ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है, 50.21 पे है, फिर 50.6 पे है। तो बढ़ते बढ़ते ये दिखा रहा है कि मई 26 तक यहाँ प्राइसेस जो है हायर साइड है, लेकिन इसमें आपको दिसंबर 26 तक एक जो मतलब वीकनेस है वो बनी रहेगी। सोया मील की अलग स्टोरी है। मैंने आपसे कहा था सोया ऑयल और सोयाबीन से अलग होता है सोया मील।
सोया मील के जो प्राइसेस है ये लगातार अपसाइड दिखा रहा है, कब तक? सितंबर 27 तक। तो ये एक टूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जान पाते हैं कि प्राइसेस कहाँ तक है। और दो चार्ट यहाँ पे और है, ये देखिए 1973 से 2005 का यहाँ पे मैंने चार्ट लिया है, जब सोयाबीन लंबे कंसोलिडेशन के बाद था और ये 400 से लेके 700 वाला रेंज था, उस रेंज को ब्रेक किया और 2009 से 2025 में इसने नया रेंज बनाया। कोविड के बाद एक अपसाइड आया, कोविड के बाद यूक्रेन वॉर हुआ, अपसाइड आया, उसके बाद सप्लाई साइड बढ़ा, फिर वो यहाँ पे अब एक कंसोलिडेशन बना रहा है। अब ये तैयार है आपको 1400-1500 का भाव दिखाने के लिए। तो ये चार्ट पे ये ज़्यादा क्लैरिटी आती है। सोया ऑयल में सेम पैटर्न बन रहा है और विद वॉल्यूम यहाँ पे आपको प्राइसेस जो है वो हायर साइड जा रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। 1974 से 2006 तक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, काफ़ी बड़ी मूवमेंट हम लोगों ने देखा 2022-23 में। अब फिर से एक डाउनसाइड आया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड सोया ऑयल में भी देखने को मिल सकता है, जबकि क्रूड पाम ऑयल ऑलरेडी तेज़ी दिखा रहा है। तो क्रूड पाम ऑयल की तेज़ी जो है ये सोयाबीन, सोया ऑयल सबको यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि क्रूड पाम ऑयल ये शिफ्ट होता रहता है, स्विंग होता रहता है हमारा सीपीओ और सोयाबीन के बीच में। ये सोयाबीन प्राइसेस है इंदौर का, ये मैंने एक बार ये थोड़ा सा चार्ट लिया था कि अब यहाँ पे काफ़ी गैप हो गया है एमएसपी, और यही भावांतर यहाँ पे काम करेगा, लेकिन ये इंटायर इंडिया के लिए हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर आपको ये सोया मील प्राइसेस है, सोया मील प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। और ये चार्ट में बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि सोयाबीन के एक्सपोर्ट में जो ब्लू लाइन है वो अर्जेंटीना है, ये अपसाइड जा रहा है। ब्राज़ील के प्राइसेस अपसाइड है, लेकिन यूएस का प्राइस अभी डाउनसाइड जा रहा है, जबकि सोयाबीन मील में भी आपको यही चीज़ है कि यूएस का प्राइसेस लोअर साइड है। और ये सोया बीन और पाम ऑयल एक्सपोर्ट प्राइसेस है, ये लगभग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी डाउनसाइड जा रहा है। तो ओवरऑल क्रक्स यही है कि प्राइसेस अब अपना कंसोलिडेशन मोड में आएगा। डाउनसाइड देख चुका है, थोड़ा बहुत डाउनसाइड है, लेकिन अपसाइड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया मील के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। वंदना मैम यहाँ पर थी एंड शी टॉक्ड अबाउट सोयाबीन एंड इंडस्ट्री। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर सुमित गुप्ता सर को। जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे CEO वसेदा ग्लोबल। एंड प्रेजेंटेशन देने वाले हैं सर सोयाबीन एंड मील सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट पर। वेलकम सर। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। इट्स द टफेस्ट सेशन। मैंने पाठक जी को पूछा सर कितना समय है, कहते हैं कि 5 मिनट, ओके। एंड आई आस्क्ड हिम सर 10 मिनट, ओके। एंड पाठक जी ने बोला कि ही इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स, दैट मीन्स ही स्टार्टेड वर्किंग इन 1980। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि 1980 में चाइना और इंडिया का पर कैपिटा इनकम एक जैसा था। और जैसे ही पाठक जी ने सोयाबीन और कमोडिटीज़ में काम करना शुरू किया, चाइनाज इनकम स्काई रॉकेटेड एंड इंडिया स्टेड देयर, ओके। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 1980 में जो देश हमारे बराबर था वो आज हमसे लगभग 4 गुना पर कैपिटा इनकम है। अगर यहाँ पर लोग कुछ यूएसए से आए हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से लगभग 40 गुना ज़्यादा है। और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बिहार से है तो उसकी पर कैपिटा इनकम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम के 1/10 है। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर यूएस से आके बिहार में पूर्णिया जाता है तो ही डू अ इकोनॉमिक जर्नी ऑफ 100 ईयर्स। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये किस लिए ज़रूरी है समझना, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है सबसे पहले प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ता है। और हमारे देश में स्पेसिफिकली हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी पर कैपिटा इनकम 1947 से 1997 तक लगभग बढ़ी ही नहीं। इट वॉज वर्चुअली देयर, वो हमारे लॉस्ट डेकेड्स थे। तो एक देश विच वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट, नॉट ओनली केम डाउन but became one of the poorest in the world, and now we have our own opportunity under the sun to again go back and see what we can do in the global markets. And
हर कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन कैसा है। हमारा पॉपुलेशन, आज हमारे पास 60 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन के ऊपर है, एंड population of UP is equal to population of Brazil. Anybody wants to guess, take a guess कि Brazil how much soybean they crush for themselves every year? वो लगभग 60 मिलियन टन के आसपास सोयाबीन खुद की डोमेस्टिक डिमांड के लिए क्रश करते हैं, और इंडिया में हम 10 मिलियन टन की बात कर रहे हैं। दैट शोज कि वन स्टेट in India has equal population and 1/6 the consumption. And ma'am ne, she has given great outlook on price. What is more important, what I am trying to do is to say कि India को आप 2, 3, 4, 6 महीने के हिसाब से मत देखिए. Look at India from next 5 years. अगर दुनिया में कहीं वेल्थ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है और वो इंडिया में है और विद इन दिस रूम है. एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इंडिया में 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स क्रिएट कर रहा है। और स्पेशली जब हम प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग और सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसकी बात करते हैं, तो सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ऑल दिस सेक्टर्स आर गोइंग टू चर्न आउट लॉट ऑफ बिलियनर्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड स्पेशली द पोल्ट्री एंड फीड सेक्टर। और पोल्ट्री और फीड सेक्टर से तो हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन है। दिस इज अ नंबर विच आई वांटेड टू शो कि चाइना का इकोनॉमिक जर्नी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर सोयाबीन इंपोर्ट्स। जैसे जैसे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, दे हैव अ 95% कोरिलेशन ऑन द सोयाबीन इंपोर्ट्स। This is the study done in which you can see India's correlation of GDP growth is 85% with the animal protein consumption growth, and within that the highest correlation is with poultry which is around 98%. इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया 6% से ग्रो होगा, poultry will grow between 6 to 8%, animal protein will grow between 6 to 8%, and within that poultry will grow between 6 to 7%. तो ये अगर हमको अपना विकसित भारत के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम 2047 तक विकसित भारत होगा, तो एक चीज आप फॉर श्योर कह सकते हैं कि सोयाबीन की आज के बाद हम जो बात करेंगे हम 10-12 मिलियन टन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 30, 40, 50 मिलियन टन की। क्योंकि till the time a country is economically prosperous, cannot get economically prosperous till the time we get nutritious food. आज हमारी per capita income one of the consumption one of the lowest है in the world. हमारा साउथ इंडिया के अंदर एनिमल प्रोटीन की कंजम्पशन कहीं ज़्यादा है नॉर्थ और वेस्ट के मुकाबले। एनी रीज़न? बिकॉज पर कैपिटा इनकम ऑफ साउथ इज हायर देन वेस्ट एंड नॉर्थ। बट पीपल में आस्क कि ईस्ट के अंदर क्यों ज़्यादा है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन? बिकॉज ईस्ट वॉज वन रिच। तो जो प्रांत एक बार अमीर हो जाता है, वंस दे गेट प्रॉस्पेरस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर फूड प्रेफरेंस, एंड वी विल सी दैट एनिमल प्रोटीन इज गोइंग टू चेंज द फॉर्चून। और उसके कारण सोयाबीन और सोयाबीन मील की डिमांड आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। ये NSSO का डेटा है जिसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया में लगभग 77% लोग एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग केवल ओकेजनली ही एनिमल प्रोटीन खा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। एंड वंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल रीच, गांव प्रांत हर जगह पर जाएगी, उसके हिसाब से फॉर श्योर हमारा जो प्रोटीन कंजम्पशन है इस देश में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब जिसका हम सबको इंटरेस्ट रहता है सप्लाई साइड से देखते हैं, जब भी एल नीनो इंडिया में आता है हमारा सोयाबीन, दालें और खरीफ की प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसके कारण यूजुअली भाव में तेजी रहती है लोकल मार्केट के अंदर। और जब जब हमारे पास लानीना होता है, जैसे लास्ट 2 साल से है, हमारे पास बारिश अच्छी है, तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इंटरेस्टिंगली अब की बार क्या हुआ है कि ग्लोबल प्रोडक्शन और इंडियन प्रोडक्शन सेम टाइम पे बढ़ गई है। इसके कारण ग्लोबल मार्केट काफ़ी मंदे हैं और इंडिया के अंदर भी उसके कारण मंदी चल रही है। एक रे ऑफ होप जो सबके लिए है कि वी आर एक्सपेक्टिंग देयर इज अ 71% चांसेस ऑफ लानीना कमिंग फ्रॉम नवंबर। तो आप सबको ये देखने की जरूरत है कि साउथ अमेरिका में बारिश की स्थिति कैसे रहती है। अभी हमने बात की मॉनसून की, क्रॉप की, तो अगर ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादा बारिश इज गुड क्रॉप, ये जरूरी नहीं है कि अगर मॉनसून अच्छा है, बारिश बहुत हो रही है तो इट विल लीड टू गुड क्रॉप्स। अगर इस बार हम देखें लगभग 65 डिस्ट्रिक्ट जो सोयाबीन उगाते हैं उसमें से लगभग 55 डिस्ट्रिक्ट में इस बार मॉनसून बहुत ज़्यादा रहा, बारिश बहुत ज़्यादा रही है। तो इस बार हमको ये देखने की ज़रूरत है कि बारिश का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि मॉनसून, गुड मॉनसून डज नॉट मीन ओनली गुड रेनफॉल, इट मीन्स गुड स्प्रेड ऑफ रेनफॉल, नंबर ऑफ रेन डेज, द स्प्रेड एंड हाउ इट इज गोइंग बैक। ये नंबर पाठक जी के लिए मैंने बनाया था कि पिछले हमने 15 साल का एनालाइज किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन डेटा क्या है और सोपा का क्या है। तो लगभग डिफरेंस 1.5 से 2 मिलियन टन है। अगर ये 1.5 से 2 मिलियन टन का डिफरेंस अगर हम लें, और यही इंडिया की SND का डिफरेंस है,
इतना ही हम एक्सपोर्ट करते हैं या इतना ही हमारे यहाँ शॉर्टेज होता है? तो द क्वेश्चन इज अबाउट बिल्डिंग द क्वालिटी ऑफ डेटा, दैट हाउ वी बिल्ड इट। बिकॉज आज हम बोले प्रोडक्शन 10 है, 12 है, 14 है, 9 है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टिल द टाइम वी नो फॉर श्योर व्हाट इज द डिमांड ऑन द अदर साइड। And this is soybean graph. This data we have analyzed for 4 countries पिछले 15 साल का, कि पोल्ट्री की ग्रोथ इन सब कंट्रीज में कैसी है, इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सब में 8 से 12% तक पोल्ट्री की ग्रोथ आ रही है, जिससे एक चीज पता लगती है कि 2050 तक हमको लगभग 40 मिलियन टन सोयाबीन मील की जरूरत है। दैट मीन्स विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट 50 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन। अगर हम 6% पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और हमारा कोरिलेशन बिटवीन पोल्ट्री एंड सोयाबीन एंड एनिमल प्रोटीन आगे चलता है। तो आज हमको डीडीजीएस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीडीजीएस एंड ग्रेन सप्लाई इज लिमिटेड। हमारा जितना आउटपुट मैक्स आउट होना था बिकॉज ऑफ डीडीजीएस वो हो गया है। उसके कारण आज कैटल फीड इंडस्ट्री को भी ज्यादा प्रोटीन कंजम्पशन की आदत पड़ गई है। एक्चुअली इन लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर सोया इंडस्ट्री, क्योंकि जैसे ही अगर ग्रेन शॉर्टेज होता है तो हर किसी को पोल्ट्री, वंस यू स्टार्ट फीडिंग प्रोटीन, आपको मिल्क आउटपुट आप नीचे लेने को तैयार नहीं होंगे। एंड यू विल सी दैट डिमांड of soybean is going to drastically go up in this country. So we should not be afraid of what DDGS is doing. The short term impact आना था वो आ चुका है, long term में it is only going to be extremely beneficial for us. ये data because people are interested, यहाँ पर प्राइस में इंटरेस्ट रहता है, तो मैंने कहा लास्ट 15 साल का हमने सोयाबीन मील का प्राइजेस रखा है। उन 15 साल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी सोयाबीन मील लगभग लोवेस्ट प्राइस के ऊपर चल रहा है। हाईएस्ट प्राइस क्या रहा सोयाबीन का? लगभग $473 के आसपास, $493 के आसपास हाईएस्ट प्राइस रहा। इसके अंदर अगर आप देखें पिछले 2 साल के अंदर सोयाबीन का भाव की एवरेज जो है लगभग 200 इज अराउंड 315 शॉर्ट टर्न डॉलर, दैट इज in short term Chicago prices. Okay, why I am saying 315 and the standard deviation of around 28, that means volatility market में कम हो गई है। इसलिए हम बात करते हैं कि मार्केट नहीं चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, डेड मार्केट है, बिकॉज वॉलिटिलिटी इन मार्केट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली। हमको इन नंबर्स को देखने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी बॉटम के ऊपर हैं हिस्टोरिकल रेंज के हिसाब से, और अगर तेल के भाव जब तक बहुत ज़्यादा तेज नहीं होंगे, और बीन के अंदर ऑलरेडी बिकॉज यूएस इज गोइंग टू सपोर्ट देयर फार्मर्स, हमको नहीं लगता है कि यूएस शिकागो में गो डाउन, बिकॉज बेसिस विल डू ऑल द जॉब नाउ, क्योंकि साउथ अमेरिकन बेसिस विल गो अप, क्योंकि चाइना इज गोइंग टू बाई फ्रॉम देयर। टेकिंग दोज फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, हमको मील के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी नहीं माननी चाहिए। जब भी हमको प्राइस देखना है, हमको 10 साल का चार्ट को रेफर करके एक बार ये देखना चाहिए वेयर वी आर फॉलोइंग एट दिस मोमेंट एंड व्हाट आर द ग्लोबल फैक्टर्स अगेंस्ट दैट। एंड ऑन प्राइजेस, लुक वी कैन टॉक ऑन एंड ऑन, बट इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम फार्मर, किसान, ट्रेडर और गवर्नमेंट चारों की बात ना करें, जब तक वो इनकम्प्लीट है। और एक्शन पॉइंट्स आई विल पुट दिस वे, आज सुबह बहुत अच्छा बात हुआ डीडीजीएस की इनकॉर्पोरेशन के लिए, कैसे हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करें, कार्बन प्लेटफॉर्म, हाउ नाइट्रोजन फिक्सेस शुड बी अवॉइडेड स्पेशली इन द सोयाबीन एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको आगे जाके देखना चाहिए, जो ना केवल किसान के प्राइजेस को बढ़ाएगा, ना बिना एमएसपी को बढ़ाए, बट हमारी रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री विल ऑल्सो गो अप। एक लास्ट पॉइंट में जो आपको बोलना चाहूँगा कि इंडस्ट्री डेरिवेटिव्स की तरफ हमको आगे जाके देखने की ज़रूरत है, बिकॉज नेक्स्ट राउंड ऑफ वैल्यूएशन इज इन डेरिवेटिव्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी इन द मेन प्रोडक्ट्स। और आगे जाके फूड टेक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, and that is where I will rest my thoughts here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your honorable words. So now I would like to invite Mr. Ajay Kedia, sir, from Kedia Commodities. Please, may I request, please, sir, come on and save your knowledge, and please everybody, huge round of applause for amazing personality. गुड मॉर्निंग। याद है पिछली बार का? सोया सो रहा है, हम नहीं सो रहे। तो सोया पिछले 1 साल में कुछ मूवमेंट किया ही नहीं। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता, ऑलरेडी फंडामेंटल में वंदना जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सुमी जी एज यूजुअल नंबर्स पे और डिटेल्स में तो अच्छे से प्ले करते ही है। खास करके इंडिया को अब प्रोटीन खाना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया है।
तो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फंडामेंटल डेटा तो इन्होंने लिया ही है, मैं ले रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के डाइवर्जेंस क्या बता रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट से ज़्यादा लूँगा नहीं। फंडामेंटल वंदना ने ऑलरेडी ले लिया है, एंड लास्ट लूँगा टेक्निकल और मैजिकल ऑफ टेक्निकल, जो ये फर्स्ट और थर्ड से काम करता है। ये है कमोडिटी की सुपर साइकिल। मैंने कल आया था, काफ़ी जन से बात किया, अरे यार एग्री चल ही नहीं रहा, सोना चांदी को देखो 1.5 लाख हो गया, 1.25 लाख हो गई, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो एक सिंपल ये एक रेशो है जो हमें बताता है कुछ भी ग्लोबल मार्केट में होगा वो आपके सामने है। जैसे ऑयल क्राइसिस हुआ, गल्फ क्राइसिस हुआ, या फाइनेंशियल क्राइसिस, नहीं ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, यहाँ पे कच्चा तेल $150 टच किया था। अब अगर आप देखोगे तो सितंबर, जो रेड लाइट मैंने मार्क किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2019 से कमोडिटी की साइकिल चालू हुई है, और ये साइकिल की पिक्युलरिटी है। और ये समझ, अगर आपने ये साइकिल पकड़ लिया तो आपको पता चलेगा मेरे साथ एग्रो में ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके साथ नहीं, कॉटन वालों के साथ भी हो रहा है, गवार वालों के साथ भी हो रहा है, पल्सर्स, ऑयल सीड तो हम है ही, स्पाइसेस में भी हुआ है। तो ये साइकिल कैसे चलती है? आप कभी भी ये साइकिल में जब मूवमेंट आएगा ना, चाहे आप 1980 की बात करो, 90, 2008, तो ये साइकिल इसी ढंग से मूव करता है, जहाँ पे सबसे पहले रिएक्टिव सेक्टर्स चलते हैं। रिएक्टिव मतलब किसी को छुओ और तुरंत करंट मारे, तो वो क्या है? हमारा कच्चा तेल जो $130 चले गया था। फिर चला था हमारा नेचुरल गैस साथ साथ में, जो $10 चले गया था। इसके बाद आता है सोना चांदी, जो अगस्त 2022 से चलना स्टार्ट हुआ है। 2.5 साल, 3.5 साल और फिर 2 साल, ये इसकी साइकिल चलती है। इसी को मैं मूव करता हूं तो एनर्जी में हमने देखा जैसे ही रिएक्शन हुआ, इमीडिएटली कच्चा तेल और नेचुरल गैस ने एक बड़ा जंप दिखाया। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुलियन जो 2022 सितंबर से चला और आज भी चल रहा है। अब जो तीसरी साइकिल आएगी, ये तीसरी साइकिल 2 जन से मिलकर आती है, वो है बेस मेटल और एग्री। बेस मेटल का उदाहरण मोबाइल उठा के चेक कर लो, कॉपर 1.5 महीने के अंदर, वरना 860 से आज 1015 हो चुका। ये साइन है हम तीसरी साइकिल में आ चुके हैं। बट जैसी तीसरी साइकिल स्टार्ट होती है, इसको साथ मिलता है एग्री का। अब ये होगा या नहीं होगा नहीं पता, हम इसके आगे के नंबर्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो सुपर साइकिल चलती है वो इन कनेक्ट चलती है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस साइकिल को समझोगे तो आप कच्चे तेल में भी मजे लेोगे, सोने चांदी में भी लेोगे, इंडस्ट्रियल मेटल में भी लेोगे, और अब एग्री की बारी है। अरे आप एग्री की बारी में, लेकिन हो क्या रहा है? ये आरबीआई का डेटा है। यहाँ पे जुलाई 2024 में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट जो ग्रो हो रहा था, एग्री क्रेडिट, वो 18% से चल रहा था। मेरा डेटा नहीं है, एग्री आरबीआई से है। अब ये घटकर 7% पे स्टेडी हो चुका है। तो कभी भी हम इसको बोलते हैं ART, अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक्स। अब आप देखिए 18 से 7 पे आ गए, ये नेगेटिव में चले जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पे दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सल। ये साइन दिखा रहा है कि एग्री में कैपेक्स की बारी स्टार्ट हो चुकी है। अब तक क्यों नहीं आई तेजी? तो पहला, वीक इन्वेस्टमेंट। कोविड के बाद जो क्रेडिट लाइन है, इंडिया की एग्री की जो ताकत है वो है इसकी क्रेडिट लाइन, कि आज हम उधार पे जो देते हैं माल, हाँ B2B मतलब व्यापारी से व्यापारी डिस्टर्ब हुई है, व्यापारी से कॉर्पोरेट ये डिस्टर्ब नहीं हुई है। आज कोई कॉर्पोरेट आकर बोले मुझे माल उधारी पे दे, बिल्कुल ले, मुझे मालूम है 45 दिन में 50 दिन में पैसा आ जाएगा। लेकिन व्यापारी से व्यापारी का जो ट्रेड साइकिल थी वो कोविड के बाद डिस्टर्ब हुई है। दूसरा, पेंडेमिक के बाद हमने देखा पॉलिसी एंड रेगुलेटरी काफ़ी रिजिडनेस थोड़ी बहुत देखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो मार्केट अट्रैक्शन, शेयर बाजार चल रहा है, उधर पैसा डालो 18-20% मिल रहा है। तो ये टेंडेंसी ने एग्री से लिक्विडिटी सोक आउट कर चुका था। इसकी वजह से पिछले 4 साल से हम एग्री में मूवमेंट नहीं देख रहे थे। फंडामेंटल में ऑलरेडी हमने देखा प्राइस 1 साल में, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था गुड मॉर्निंग से, सोया हुआ है। सोयाबीन स्पॉट में आज भी मोटा मोटी 4500 के करीब है। 1% का पिछले 1 साल में तो 4-4.5% की गिरावट दिखाई है। फंडामेंटल में हम लोग यूज़ करते हैं स्वॉट एनालिसिस, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। तो हमने देखा सोइंग क्या नंबर आएंगे, पाठक जी और अच्छे से बताएंगे, बारिश से क्या हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अब तक हम जनरली देखते हैं।
अराइवल्स क्या रहे हैं, सीजनैलिटी। सीजनैलिटी के लिए वंदना ने बहुत अच्छा चार्ट बताया था, हम इसको डेटा पे देखते हैं। तो सीजनैलिटी बताती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर सीबॉट में जनरली देखा जाता है कि एवरेज आउट करते हैं, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेती है और ये स्ट्रेंथ मार्च तक चलती है। तो यहाँ से मुझे लगता है सीजनैलिटी, जो फॉरवर्ड कर्व वंदना ने बताया वो चीज़ हम लोग भी फॉलो करते ही हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ऑन एन एवरेज कैसे मार्केट, अच्छा इसमें परसेंटेज आने की वजह से आप क्लैरिटी से बोल सकते हो कि अगले 2 महीने मार्केट 1-1.25% से धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मेजर टर्न अराउंड जो आएगा वो दिसंबर आएगा, देन मार्च आएगा। मार्च क्यों आएगा वो भी मैं आगे बताता हूँ। ये डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो अक्टूबर की सीजनैलिटी बता रही है 0.5% बढ़ेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में एक रेडिकल चेंज है। अब वो हो सकता है भावांतर है या गवर्नमेंट और क्या लेती है चेंजेस, बट हाँ कुछ बड़ा होने वाला है नवंबर दिसंबर में, और उसी का मैग्नीफाइड इफेक्ट आप जनवरी फरवरी मार्च में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हमको दिखा रहे हैं। एंडिंग स्टॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी वंदना ने इसको कवर किया है एक्सपोर्ट वाइज। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मुझे कॉन्फिडेंट देता है एग्री में क्या होगा। अब हम आते हैं इसके अंदर, टेक्निकल कोई काम करता है क्या एग्री में, मैंने तो नहीं सुना, हम थोड़ा देखते हैं। तो टेक्निकल के अंदर सबसे पहले आज मैं 2 इंडिकेटर के साथ बाकी एनालिसिस बताता हूं। पहला इंडिकेटर है चॉपीनेस इंडेक्स, ये मुझे बताता है कब मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। चांदी 1.5 हो गई, पता था क्या किसी को? सब पता होता है, टेक्निकल पे आप देखोगे हिंट देगा, समझने की जरूरत है। अच्छा, बादल आते हैं तो बारिश आती है क्या? थोड़ा आप लोग का पार्टिसिपेशन रहेगा, जैसे सुमित जी ने बोला लंच के बाद का सेशन सोने वाला होता है और हम सोया कॉन्फ्रेंस में ही है, तो बादल आते हैं तो बारिश आती है? अरे आवाज नहीं आ रही, आती है? नहीं, सफेद बादल है, बारिश नहीं आएगी। तो कहने का मतलब बादल तो है, बट वी हैव टू सी कि सफेद है या काले बादल है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें चॉपी इंडिकेटर बताता है कि मूवमेंट आने वाला है या नहीं। दूसरा है अल्सर इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिरते हुए मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, ये संकेत देता है रिवर्सल का। तो पहले हम चॉपी को समझते हैं। ये सोयाबीन के स्पॉट के हिसाब से मैंने लगाया, जो भी ये वर्टिकल लाइंस है ये बहुत क्रूशियल है। आप देखोगे जब भी ये इंडिकेटर नीचे आता है मार्केट में मूवमेंट आता है। देखिए तेजी मंदी नहीं बता रहा हूँ मैं, खाली बता रहा हूँ, बहुत बार सोचते हैं ना यार ये अचानक क्या हो गया, मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई, चलो कोई गवर्नमेंट ने बताया, कोई इंपोर्ट की न्यूज़ आ गई, कोई रेगुलेटरी आ गई, तो ये इंडिकेटर हमें बताता है कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे आप देखोगे जून 2025 में हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक बड़ा जंप आया और एक बड़ा फॉल आया। क्यों आया? रीजंस आप जानते हो, लेकिन मेरा इंडिकेटर पहले से, मैंने वहाँ पे ग्लोब एक मार्क भी किया है मैंने यहाँ पे बॉक्स, वो बताता है मुझे कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये इंडिकेटर आपको ये बता देगा कुछ होगा, बी प्रिपेयर्ड। आपको हेज, अच्छा हेज तो हम कर नहीं सकते क्योंकि एक्सचेंज है नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही आप देखिए कैंडल छोटे होते हैं हमें पता चलता है ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, मतलब शांति है, लेकिन जैसे ये नीचे आएगा, अभी आप देखिए ये इंडिकेटर येलो वाला मार्क थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर से गिरता है नीचे तो आप देखेंगे कैंडल के साइज बड़े हो रहे, ये बताता है कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे ऑयल में भी आप देखिए, ऑयल में अब ये इंडिकेटर देखिए एक रेंज में अटक गया है, इसके लिए मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मई 2022 के अंदर यहाँ पे हमने देखा ये इंडिकेटर जैसे ही नीचे आया मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया, जैसे ही नीचे आया मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया, जैसे ही नीचे आया बड़ा मूवमेंट आया। तो यहाँ पे आपको समझना है टेक्निकल आपको हेल्प कर सकता है खाली ये बताने के लिए कुछ होने वाला है, और आप तो फिजिकल जानते ही हो अच्छे से, फंडामेंटल से परिचित हो, तो आप उसके हिसाब से मूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अल्सर इंडेक्स, ये बहुत अच्छा इंडेक्स है। सुमित जी ये ध्यान दीजिए, जैसे ही ये देखिए पहला वाला रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, आप देखिए मंदी आती हुई मार्केट तेजी में कन्वर्ट हो गई, या हम बोल सकते हैं मंदी खत्म हो गई थी, रुक गया था एक बार। दूसरी बार मार्च 2025 में जैसे ये इंडिकेटर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, मार्केट में हमने 4200 से जंप देखा जो 4550 4600 तक आया। तीसरा वापस जून 2025 में ये कन्वर्ट हुआ, इमीडिएटली मार्केट में हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा। अब क्या, क्योंकि अब ये ऊपर से ग्रीन कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब है ये बॉटम बन चुका है, यहाँ से कुछ चेंज आने वाला है। सिमिलरली ऑयल में भी अगर हम देखते हैं, ये जनवरी 2025 में देख लीजिए, जैसे ही ये नीचे आया मार्केट में जंप आया, ग्रीन आया मार्केट में जंप आया। कभी भी आप देख लीजिए अभी शांत है, मतलब अभी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बट अल्टीमेटली ये हमें बताता है मार्केट में हो क्या रहा है।
अब इसी चीज़ का मैं सम अप करके टेक्निकल पे क्लोज करता हूँ। सोयाबीन सीबॉट पे अगर देखता हूँ वॉल्टिटी, ध्यान रखना अगले 1.5-2 महीना जबरदस्त मूवमेंट है। मैं नहीं बता रहा, मेरा इंडिकेटर हाई पे है, वहाँ से गिरने की बात कर रहा है, मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट है जो अब तक हमने पिछले 4-5 महीनों में नहीं देखा है। कारण ढूंढना, कच्चा तेल दिखाई देगा, ब्रेंट क्रूड 70 के ऊपर नहीं जा रहा और नीचे 62 के नीचे नहीं जा रहा है। बड़ा कुछ होगा, चाहे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे आए, लेकिन बड़ा मूवमेंट आने वाला है। क्या आएगा? आरएसआई बोलती है मैं नीचे आने के लिए तैयार हूँ थोड़ी बहुत, तो मतलब थोड़ा सा मार्केट में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। वहीं मैकडी न्यूट्रल है, वॉर्टेक्स बोला ठीक है, मतलब कुछ बड़ा खास नहीं है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। लेकिन हम चार्ट पे देखते हैं तो बॉटम बन चुका है, यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, इसके लिए कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। सिमिलरली सोयाबीन में देखें, मूवमेंट एक बार का हो चुका है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है टाइम बिंग। वॉलिटिलिटी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, ये अक्टूबर एंड के बाद बढ़ेगा। वॉलिटिलिटी, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आरएसआई, एमएसीडी ये सब बता रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा बट मूवमेंट आएगा। लेकिन सोयाबीन स्पॉट के अंदर जो मैंने अभी ये चार्ट बता रहा हूँ, ये बता रहा है कि बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसी चीज को अगर मैं सम अप करता हूं तो फंडामेंटल साइड प्राइस में हमने देखा कि अब तक प्राइजेस में गिरावट थी। कारण हम जानते हैं कि कोई अभी सामने क्रॉप साइज क्या है वो क्लियर होएगा, सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बताया जा रहा है, कुछ ज़्यादा बताया, जो भी देखेंगे हम। फंडामेंटल ग्लोबल मार्केट के लिए ट्रेड डेफिनेट, टेक्निकल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक छोटा सा पुल बैक है, जो 960 980 तक का एक छोटा पुल बैक आ सकता है। बट अगले 1.5-2 महीने के अंदर मोमेंटम अच्छा रहेगा, जो 1120 के आसपास का लेवल दिखा रहा है। वहीं अगर हम 3 महीने की अगर बात करें तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट होगा। उसका टाइम आ रहा है फरवरी से मार्च के बीच में, जो मैंने आपको कमोडिटी साइकिल बताई थी स्टार्ट वाला, तो ये हमें बता रहा है कि मार्च ऑनवर्ड्स एग्री की सुपर साइकिल स्टार्ट है, जिसमें मसाले, ऑयल सीड, ये 2 प्रोमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टेक्निकल, फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस बता रहा है, ये बता रहा है अभी थोड़ा और पेन है अगले 2-3 महीना, बट डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही ज़्यादा फ्री फॉल जैसी सिचुएशंस है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है कि 4350, 44, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। बट कुल मिलाकर ये भाव जो है अगले 1-1.5 महीने में जो है वो बेस क्रिएटेड है। एमएसपी के करीब के भाव आपको आराम से फरवरी मार्च, लेकिन ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड, फरवरी और मार्च के अंदर जो सीजनैलिटी बता रही है वो बता रहा है मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आने की तैयारी में है। जो सुपर साइकिल की मैं बात कर रहा था फर्स्ट स्लाइड से, ये आपको मिलेगा कहीं ना कहीं मार्च के बाद से। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge for our all guests. So, ladies and gentlemen, let's move. So I request our moderator, Mr. Mrityunjay sir, please sir, give memento for our speakers, and I request to our team, please come on the dais, and ladies and gentlemen, a big round applause for our speakers. Vandana Bhati ma'am, first of all, I request Vandana Bhati ma'am, please. Everybody, please, again, a big round of applause. Now I request, please come forward, Mr. Sumit Gupta sir. And now I request Mr. Ajay Kedia sir. Please, Mrityunjay sir, give this moment for amazing personalities on the floor. They all are sharing valuable knowledge to our all guests. So I request all speakers, please have your seat.